सोचिए बिहार की राजनीति में एक सुबह अचानक सबको चौंका देने वाली खबर सामने आती है। 18 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के मौर्या होटल पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वहां बंद कमरे में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। अब जरा सोचिए, चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री का इस तरह अचानक मिलना। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश कुमार शाह से क्यों मिले, बंद कमरे में क्या बातें हुई, और क्या इसका मतलब यह है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। यही है हमारी आज की कहानी, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि शाह और नीतीश कुमार के बीच क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का पेच कहां फंसा है और इस चुनाव में गठबंधन की रणनीति कैसी दिख रही है। सबसे पहले अमित शाह के बिहार दौरे की बात कर लेते हैं। 17 सितंबर की शाम शाह पटना पहुंचे और 2 दिन तक बिहार में रहे। 18 सितंबर को उन्होंने रोहतास और बेगूसराय में रैली की। 20 जिलों के विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं से मिले। मंच से महागठबंधन और राहुल तेजस्वी पर हमला बोला और दावा किया कि एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। यानी साफ मैसेज है कि शाह का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि चुनावी तैयारी का सीधा हिस्सा था। अब आते हैं नीतीश कुमार और शाह की मुलाकात पर। 18 सितंबर की सुबह नीतीश अचानक मौर्य होटल पहुंचे और शाह से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और बीजेपी प्रभारी मौजूद थे। यह मुलाकात इसलिए और अहम मानी गई क्योंकि 13 सितंबर को जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आए थे, तब नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले थे। तब खबर आई थी कि नीतीश ने साफ संकेत दिया है कि पहले आप सहयोगी दलों से बात कीजिए, हमसे आखिर में बात होगी। लेकिन 5 दिन बाद नीतीश खुद शाह से मिलने पहुंच गए। मुलाकात गर्मजोशी भरी थी और अंदर चर्चा 3 अहम मुद्दों पर हुई। पहला मुद्दा सीट बंटवारे का। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि सीटों पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। खबर यह है कि बीजेपी नीतीश को बड़ा भाई मानने को तैयार है, यानी जेडीयू एक सीट ज्यादा लड़ सकती है। यह सिर्फ सीट का खेल नहीं है, बल्कि मैसेज का खेल है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इससे नीतीश के कोर वोटर, कुर्मी और ईवीसी को लगेगा कि उनकी पार्टी बड़ी है, उनका नेता आगे है, और इससे वोटरों का बिखराव रुक सकता है। दूसरा मुद्दा है सहयोगी दलों का। शाह और नीतीश की बातचीत में चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी चर्चा हुई। नीतीश का रुख साफ था कि इन दलों से डील बीजेपी खुद करे। जेडीयू मानता है कि ये दल बीजेपी के करीबी हैं, तो उनसे बात करना बीजेपी का काम है, जेडीयू का नहीं। तीसरा मुद्दा विपक्ष की गतिविधियों का। शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी की यात्राओं का फीडबैक लिया। साथ ही नीतीश सरकार की योजनाओं, बिजली फ्री, महिलाओं को नगद मदद और पेंशन बढ़ाने जैसे फैसलों का असर भी समझा। यानी बातचीत सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि चुनावी रणनीति का पूरा खाका जो है खींचा गया मीटिंग के दौरान। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पेच फंसा कहां है। जेडीयू और बीजेपी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, असली उलझन है सहयोगियों की दावेदारी को लेकर। चिराग पासवान की एलजेपीआर 40 सीटें चाहती है, मांझी कम से कम 15 सीटें की मांग कर रहे हैं और कह चुके हैं कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अंदर खाने 10 सीटों पर दावा कर रहे हैं। यानी एनडीए के भीतर असली खींचतान इन छोटी पार्टियों के बीच है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक संभावित फॉर्मूला यह हो सकता है कि जेडीयू 101 से 102 सीटों पर लड़ ले, बीजेपी 100 से 101 सीट पर, चिराग पासवान 22 से 25, मांझी 8 से 10, कुशवाहा 5 से 6 सीटों पर लड़े। हालांकि ये सब अभी तय नहीं है। जेडीयू ने अपनी तरफ से 7-8 कमजोर सीटें छोड़ने और 5 नई सीटों पर दावा करने का लिस्ट बना लिया है। इनमें से कुछ सीटें बीजेपी की मजबूत सीटें भी हैं। पहले चर्चा थी कि जेडीयू 109 सीटों पर उतरेगा, लेकिन अब 101 या 102 सीटों पर संभावना ज्यादा है। पिछले चुनाव का हिसाब देखें तो 2020 में एनडीए को 243 में से 125 सीटें मिली थी, बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा। बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीती और जेडीयू ने 115 पर लड़कर 43 सीटें जीती। मांझी की पार्टी 7 में से 4 जीती
और वीआईपी 13 में से सिर्फ 4 ही। उस वक्त चिराग पासवान और कुशवाहा एनडीए में नहीं थे, इस बार दोनों एनडीए के साथ हैं, लेकिन सहनी विपक्ष में चले गए हैं। अब की बार एनडीए की रणनीति 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला चेहरा नीतीश कुमार, सपोर्ट मोदी। बीजेपी दफ्तर में पहली बार नीतीश और मोदी की फोटो साथ लगी है, ये भी खबर आई थी। संदेश साफ है कि बिहार में नेता नीतीश हैं, लेकिन उनके पीछे पीएम मोदी का सपोर्ट है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विधानसभा सीटों की गणना करें तो जेडीयू 74 सीटों पर आगे दिख रही है और बीजेपी 68 पर, यानी जेडीयू को बड़ा भाई बनाने की गणित यही है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पर ज्वाइंट कैंपेन। बीजेपी, जेडीयू, हम और एलजेपी आर पहली बार जिला और प्रखंड स्तर तक मिलकर कैंपेन कर रही है। यहां तक कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका सीधा संदेश जनता को यही देना है कि एनडीए अब की बार पूरी तरह एकजुट है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि शाह नीतीश मुलाकात में सीट शेयरिंग के पेच को काफी हद तक सुलझा दिया गया है। जेडीयू को बड़ा भाई मानने का मैसेज बीजेपी ने दे दिया है, लेकिन असली चुनौती सहयोगियों को साधने की है। चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें पाते हैं, यही तय करेगा कि एनडीए अंदर से कितना मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरता है। चुनावी मौसम में बिहार की सबसे दिलचस्प कहानी यही है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और किस घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी। और ये चर्चा और भी ज्यादा गर्म हो गया है क्योंकि अमित शाह का पटना आना और पटना में नीतीश कुमार अचानक जाके मिलते हैं और बंद कमरे में मुलाकात होती है। और 13 सितंबर को, जो मैंने आपको खबर में बताया, 13 सितंबर को जेपी नड्डा पटना आए। पटना में अच्छी खासी बैठक उनकी हुई थी, एक प्रदर्शन भी हुआ था, खैर उसे छोड़ते हैं। और चुनावी बात को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना ही नहीं चाह रहे थे, बोले कि मैं नहीं मिलूंगा आपसे। और जब अमित शाह आए तो सामने से जाकर मुलाकात हुई। तो ये बताता है कि अमित शाह का जो है बीजेपी में कद बहुत बड़ा है। वैसे भी चुनावी रणनीति को लेकर वही आगे रहते हैं और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। अब देखना यह भी होगा कि जो उनके घटक दल हैं, मैं अपनी राजनीति की जितनी समझ मुझे है तो मैं उस समझ के हिसाब से बताना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी चलो फिर भी मान जाएंगे। क्या चिराग पासवान 20-25 सीटों पर मानेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि चिराग पासवान के पास तो 15-20 सीट का ऑफर 2020 में भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने बगावत कर ली थी ना। बगावत करके अकेले चुनाव लड़े थे, उसका डेंट किसको सहना पड़ा था? जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जो 100 से ज्यादा सीट पर लड़े और जीते कितना? सिर्फ 43। हालत पस्त हो गई थी। यहां तक कि जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो राष्ट्रीय महासचिव तत्कालीन थे केसी त्यागी, उन्होंने क्या कहा कि लोजपा की वजह से मुझे यह हार झेलनी पड़ी है। तो मामला गंभीर हो सकता है कभी भी। चुनाव और भी करीब होता जा रहा है और उधर चिराग पासवान की करीबी बताया जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। चुनावी समय में लोग ऐसा कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। वहीं चिराग पासवान अपने आप को, या फिर चिराग पासवान खुद भी तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहते हैं। तो मामला सीधा है कि क्या चिराग पासवान को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है जैसा वो कहते हैं? क्योंकि अरुण भारती, जो प्रभारी हैं बिहार के, सांसद भी हैं जमुई से, उन्होंने भी कहा कि 40 सीटें चाहिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना होगा, सभी लोगों को खुश रखने के लिए हमें इतने सीट चाहिए। और फिर उन्होंने आंकड़ा भी समझाया था एक एक्स पोस्ट में कि 2020 में जब हम अकेले चुनाव लड़े थे तो 6% वोट हमारे पास था। और चिराग पासवान खुद इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमारे हर सीट पर 28,000 30,000 वोटर के आसपास लोग मतलब हमारे समर्थन में रहते हैं। तो इसका प्रभाव और इस तरह की बयानबाजी का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? चिराग पासवान का एक और बयान आपको याद होगा, बोल रहे हैं कि मैं सब्जी में नमक की तरह हूं, अगर नमक नहीं डलेगा तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सिंबोलिज्म, टाइमिंग और जो बयान होता है, जो इनडायरेक्टली दिया जाता है, खुल के नहीं कहा जाता है। जब गठबंधन की राजनीति होती है तो इनडायरेक्टली बयान जो दिया जा रहा है चारों ओर से पार्टी की तरफ से, ये क्या कहता है? ये एक मैसेजिंग का तरीका है क्या एनडीए में अपनी बातों को मनवाने के लिए एक नया रणनीति है? तो इन तमाम बातों का पता चलेगा आने वाले समय में। ये तमाम चीजें जो हैं भविष्य के गर्भ में हैं। तो इसके लिए आप देखते रहिए एयर नाउ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस बार के बिहार चुनाव में क्या होने वाला है।